आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस बार के बजट से कौन क्या चाहता है। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन देश का बजट पेश करने वाली हैं और इससे पहले पूरे देश में यही चर्चा है कि इस बार के बजट में किसे क्या मिलने वाला है। बिहार को पिछले बजट में केंद्र सरकार ने काफी तरजीह दी थी, लिहाजा इस बार भी बिहार को बजट का बेसब्री से इंतजार है। खासकर बिहार के किसानों को। कृषि प्रधान देश भारत में बिहार की बात करें तो यहां 75% के करीब आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है और इसके बावजूद बिहार के किसानों की आय अभी भी देश के कई राज्य से कम है। ऐसे में बिहार के इस बार के बजट से किसान क्या चाहते हैं, ये जानना भी जरूरी है। मां गंगा के तट पर बसा बिहार, इस राज्य में नदियों की धारा हर ओर से बहती है, जो यहाँ की जमीन को खेती के लिए सबसे उपजाऊ बनाती है। कृषि प्रधान राज्य बिहार में लगभग 75% की आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर है, पर संसाधनों के अभाव में बिहार के किसान कई समस्याओं का सामना करते हैं। हम इस वक्त मिथिलांचल के इलाके में हैं और हमारे साथ कुछ स्थानीय किसान भी हैं। इस वक्त हम एक खेत में ही मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूर्यदेव सिंह हुआ। अच्छा सूर्यदेव जी, ये बताइए कि आप खेती वगैरह करते हैं ना? करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो आम बजट पेश होने वाला है, एक किसान के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या कुछ हो कि किसानों को राहत मिले? यहाँ मध्यम वर्गीय किसान है पूरे बिहार में, तो किसान के हित में होगा कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाए, हटिया का सौंदर्यीकरण किया जाए। हटिया लगता है लेकिन बेतरतीब ढंग से लगता है, तो बेहतर मार्केट चाहते हैं। बेहतर मार्केट चाहते हैं। फिर केसीसी लोन है, उस समय पर नहीं मिलता है। पैक से हमको कोई फायदा होता नहीं है, तो केसीसी लोन भी समय पर मिले। वैसे तो बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि रोड मैप बनाकर किसानों के हालात सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जिसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है। लेकिन अभी अन्नदाताओं के सामने कई ऐसी समस्या है जिसका निदान बिहार के किसान चाहते हैं और इसके लिए उनकी उम्मीद टिकी है इस बार के केंद्रीय बजट पर। 91% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिससे आधुनिक खेती करना मुश्किल होता है। उत्पाद के लिए बड़ा बाजार आसानी से उपलब्ध नहीं होता। सीधे बाजार तक पहुंच न होने से बिचौलिए फसल का सही मूल्य नहीं देते। छोटे किसानों को बैंक लोन मिलने में कठिनाई होती है। महंगे बीज और उर्वरक किसानों को साहूकारों का कर्जदार बना देते हैं। बिहार के किसान बड़ी संख्या में आज भी पुरानी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या किसानों को बेहद परेशान करती है। बिहार में अभी भी किसान मानसून की खेती पर ही निर्भर करते हैं, जो कई बार धोखा दे जाता है। पानी हम लोगों का खेत में नहीं पहुंच रहा है। पूरे हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। खेती पूरे किसान, बिहार के लिए किसान के किसी समय पर पानी नहीं मिलता है। हमारी पानी ज्यादातर है पंजाब, बिहार तो होते हुए बिहार का किसान पानी के लिए तपस्या कर रहे हैं। हम लोग को फिर प्रत्येक किसान को, बिहार वासी को पानी चाहिए। सब्सिडी पहली बात तो चाहिए किसान के लिए। और बिहार में देखा जाए तो नदी की कमी नहीं है, ठीक है, फिर भी सूखा आ रही है। तो हम चाहते हैं हम लोग कि नहर प्रणाली ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि सूखा की स्थिति जो है वो कम किया जा सके। और मतलब पानी का अपव्यय नहीं हो और पानी का सही यूज हो जाए। हाँ, सही यूज है। सिंचाई प्रबंधन और प्रणाली पे ध्यान दिया जाए। इस बार के केंद्रीय बजट से बिहार के किसानों को कई सारी उम्मीदें हैं। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव कहते हैं कि इस बार का बजट किसानों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आएगा। ये प्रावधान है कि जब बजट प्रस्तुत होने वाला होता है तो बिहार के वित्त मंत्री स्वयं मुख्यमंत्रियों से, वित्त मंत्रियों से बैठक लेकर के किस क्षेत्र में कितनी राशि की आवश्यकता है मोटे मोटे तौर पर फीडबैक लेते हैं। और इस बार भी हमारे राज्य से हमारे जो मंत्री हैं वो गए थे और अपनी बात को रखा है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इससे पहले पूरे देश में बजट को लेकर चर्चा तेज है। किसानों को इस बार के बजट से बेहद उम्मीद है। अब देखना होगा वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए, खासकर बिहार के किसानों के लिए क्या सौगात निकलती है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बिहार के कारोबार की। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहला संबोधन किया था तो उस वक्त उन्होंने निवेशकों को न्योता दिया बिहार में आकर निवेश करने का। और ऐसे में बिहार में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इस बार में बजट में क्या प्रावधान होंगे, इसे लेकर बिहार के कारोबारी काफी उत्साहित हैं। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। 14 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जब बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई। जीत के जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का आभार जताने के लिए मंच पर आए और साथ ही बिहार में निवेशकों को आने का भी निमंत्रण दे दिया। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा था बिहार निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है और साथ ही प्रदेश के बाहर रह रहे बिहारियों को भी अपने राज्य में निवेश का न्योता पीएम ने दिया था। प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद रविवार को केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में बिहार के कारोबारियों को इस बजट से काफी अपेक्षा है। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्र सरकार से बिहार की इंडस्ट्री पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद जताई है। तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह सक्सेस नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार बिहार की में जो इंडस्ट्री लगेंगे उसके लिए स्पेशल इंसेंटिव, खास करके जो टैक्स इंसेंटिव, इनकम टैक्स इंसेंटिव नहीं देती है, तब तक हमें नहीं लगता है कि उससे इंडस्ट्री को कोई खास फायदा होगा। बिहार आज के दिन में इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो केंद्र यदि लिस्ट में आ जाता है कंकरेंट, मतलब बिहार सरकार का भी हस्तक्षेप रहे और भारत सरकार का भी हस्तक्षेप रहे, तो वो लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, कि आप आइए और बिहार में आप फैक्ट्री लगाइए। उद्योगपतियों का कहना है कि एमएसएमई के क्षेत्र में केंद्र सरकार को बिहार को लेकर घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि एमएसएमई के क्षेत्र में बिहार में बड़ा रोजगार मिल सकता है। जो एमएसएमई में जो फंडिंग्स की जो दिक्कत होती है उसको और इजी करना पड़ेगा, मींस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देना पड़ेगा, खासकर अपने यहाँ स्किल डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर्स या वर्कफोर्स की कमी नहीं है, बस उसे हम लोग को चैनलाइज करने की जरूरत है। कारोबारियों का कहना है कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने में सबसे बड़ी परेशानी जमीन अधिग्रहण को लेकर होती है। इसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। जो सेंटर ऑलरेडी कमिट कर चुकी है फंड के लिए, प्लस नए इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए जो पैसा चाहिए वो मुहैया कराए। दूसरा, एक पावर सेक्टर का मेजर रिफॉर्म आ रहा है। 2005 में पावर एक्ट में अमेंडमेंट आया था, नया सरकार का ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। उसमें भी प्रैक्टिकली वो ऐसा अमेंडमेंट हो कि हम इंडस्ट्री वाले अपना पावर खुद कैप्टिव यूज कर सकें। बिहार के कारोबारियों ने कृषि क्षेत्र और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी नई योजना लाने की उम्मीद जताई है। साथ ही बिहार को विशेष पैकेज देने के साथ ही छोटे उद्योग जो रोजगार पैदा कर सकें, ऐसे इन्वेस्टमेंट लाने की भी जरूरत बताई। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, इस बार के बजट से झारखंड को भी कई सारी उम्मीदें हैं और इस राज्य में खनिज का भंडार है, प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। पूर्ववर्ती राज्यों में जल, जंगल और पहाड़ों से घिरा झारखंड सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला राज्य है। ऐसे में राज्य की इंडस्ट्री और कारोबार इस बार के बजट में अपने उद्धार की उम्मीद लिए बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ खनिज संपदा की भरमार है, हरियाली है, नदियां हैं, पठार है, पर इन सब के बावजूद झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में आता है। ऐसे में राज्य की इंडस्ट्री और कारोबार
केंद्रीय बजट में अपने लिए एक बेहतर और फोकस्ड नीति की उम्मीद लगाए बैठी है। हमें बहुत आशा है कि इस बार के बजट में झारखंड को विशेष तर्ज पे प्राथमिकताएं मिले। हमारे प्रदेश में हमें आशा है कि नए स्टील प्लांट्स का सृजन हो, डिफेंस और रेलवे के बड़े उपक्रम लगे। झारखंड चैंबर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा का कहना है कि पूर्ववर्ती राज्यों में झारखंड ग्रोथ रेट के मामले में सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला प्रदेश है और विकसित भारत 2047 का सपना बगैर झारखंड के विकास के संभव नहीं। डिविजनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य संदीप नागपाल ने भी झारखंड के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत बताई है। और यहाँ से बहुत सारी कनेक्टिविटी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी ट्रेनों का फेरा बढ़ाने की जहाँ तक बात है, राजधानी को 7 दिन करने की बात है और भी कई ट्रेन यहाँ से उत्तर भारत के लिए भी कई ट्रेन की हमने मांग रखी है। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग झारखंड के मिनरल्स को लेकर है। एमएसएमई कारोबारियों का कहना है कि यहाँ से निकलने वाले मिनरल्स के दोहन और इस्तेमाल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को आपस में मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के मिनरल्स को बड़ी कंपनियां उठा ले जाती हैं, जबकि राज्य के छोटे और लघु उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में केंद्र और राज्य के बीच मॉनिटरिंग की जरूरत पर भी कारोबारियों ने जोर देने की मांग केंद्र सरकार से की है। भारत सरकार को ये पॉलिसी बनानी होगी झारखंड सरकार के साथ मिल करके कि मिनरल का दोहन और मिनरल का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना है वो कैसे बनाया जाए। राज्य के युवा कारोबारी झारखंड के उत्पाद को समुद्र तट यानी सी पोर्ट तक पहुंचाने की चुनौतियों को आसान करने की मांग कर रहे हैं, ताकि राज्य का माल देश और दुनिया तक आसानी और तेजी से पहुंच सके। क्योंकि हमारे पास अपना राज्य में कोई भी पोर्ट नहीं है, हमें माल कलकत्ता, वाइजैक और नवा शिवा पोर्ट, इससे माल बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो लैंडलॉक जो स्टेट हैं जिनके पास अपना कोई पोर्ट नहीं है, उनके लिए आप क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट से झारखंड को उम्मीद है कि वो विकसित भारत 2047 के लिए ग्रोथ इंजन के तौर पर काम करे। नए स्टील प्लांट, रेलवे और डिफेंस के नए उपक्रम की स्थापना की मांग की गई। झारखंड के मिनरल्स का लाभ छोटे और लघु उद्योगों को भी मिले। एमएसएमई के लिए बेहतर नीति, एसिलरी इंडस्ट्री, न्यूक्लियर पावर क्षेत्र की जरूरत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से केंद्र और राज्य के बीच मॉनिटरिंग, साथ ही अधूरे और लंबित रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम की भी मांग की गई। ऐसे में चुनौती इस बात की है कि नीतियों को इतना सरल बनाया जाए ताकि झारखंड का उत्पाद देश और दुनिया में पहुंच सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब आपको महिलाओं के मन की बात भी दिखाते हैं। देश का बजट बनाने वाली वित्त मंत्री से घर का पैसा जोड़कर बजट बनाने वाली गृहिणी क्या उम्मीद कर रही हैं, ये जानने की कोशिश की है हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। घर का राशन, फल, सब्जी की खरीदारी, बच्चों की फीस, गैस का बिल और त्योहारों की शॉपिंग, ये सब कुछ मैनेज करने वाली गृहिणी इस बार के बजट से क्या चाहती है। 2026 के बजट से महिलाओं की क्या उम्मीद है, ये जानने के लिए हमने पटना की कुछ महिलाओं से बात की। न्यूज़ 18 से बातचीत में महिलाओं ने कई पहलुओं पर ध्यान देने की अपील वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से की। पिंकी सिंह की चाहत है कि इस बार के बजट में किचन के सामान सस्ते हों। महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें, काहे कि महंगाई बढ़ता है तो हम महिला लोग को ज्यादा परेशानी होगी। काहे पति का तो वही कमाई है, हमें उतना ही में किचन संभालना है, हर कुछ संभालना है। अभी तो इतना ज्यादा परेशानी क्या करता है, किस चीज के दाम आपको परेशान ज्यादा कर रहा है फिलहाल? अभी तो गैस भी बढ़ा हुआ है रेट, गैस हो गया और सब्जी में तो मानो समझिए कि आग ही लगा हुआ है। दूध में भी बढ़ गया तो दूध का हम कटौती किए। देखिए पहले दूध ज्यादा लेते थे, अब कम ले रहे हैं दूध।
वहीं गृहिणी चुमचुम ने कहा कि इस बार के बजट में शैक्षणिक खर्चे मसलन स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और फीस की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगे ताकि वो अपने बच्चों को बजट में बेहतर शिक्षा दे सके। ये महंगाई किचन के सामान पे कम करे और सेकेंडरी हमारे बच्चे हैं, स्कूल के फीस हो गए, कपड़े पे कम होगा तो यूनिफॉर्म्स हमें स्कूल से सस्ते मिलेंगे, बुक्स से सस्ते मिलेंगे, स्टेशनरी का। तो ये एजुकेशन में भी अपना कम करे कि हम बच्चों को अच्छी लाइफ दे, अच्छा एजुकेशन दे। वहीं अमृता ने बजट के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देने का सुझाव दिया। इनका मानना है कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनके लिए विशेष आर्थिक मदद की व्यवस्था बजट में होनी चाहिए। हमारे महिला के लिए जो उन्होंने उम्मीद है कि एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करने वाली हैं शायद, तो उसमें भी कुछ रियायत मिल जाए। जैसे कि हमारा 1.84 अभी का ग्रोथ है जीडीपी का, तो उम्मीद है कि वो बढ़ के रहेगा, तो उससे महिलाओं को आसानी तो मतलब महिला उद्यमी बने इसके लिए भी वो थोड़ा सा तो महिला उद्यमी को थोड़ा सा और वो रियायत कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आजकल गांव से लेकर शहर तक हर छोटे से बड़े घरों की महिलाएं आत्मनिर्भर रहना पसंद करती हैं। बिल्कुल और रहना भी चाहिए। प्रीति की चिंता सोने चांदी की लगातार बढ़ती कीमत को लेकर है। 2025 से अब तक जिस तरीके का उछाल सोने चांदी की कीमत में आया है, उससे महिलाओं में काफी परेशानी है। अगर बजट में इसे लेकर कोई राहत मिले तो बहुत अच्छा होगा। पिछले 5-6 सालों में फिर भी रेट स्थगित था कि एक मिनिमम 60,000 या 70,000 तक एक स्टे था कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है रेट। बट अभी हम 2025 के बाद देख रहे हैं कि कंटिन्यू हर मंथ में रेट आंधी तूफान की तरह उछाल मार सोना चांदी तो पहुंच से काफी बाहर चला गया है। सारे लोगों के पहुंच से काफ़ी बाहर चला गया है। हम देख रहे हैं पिछले साल भी हम लोग कभी साल में 1-2 बार शॉपिंग कर लिया करते थे। अभी दुकान जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि कैसे दुकान जाएं, क्या खरीदे, कौन सा छोटा सा आइटम खरीदे कि हमारे बजट फ्रेंडली हो। बढ़ती महंगाई महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई, फिर वो ग्रोसरी को लेकर हो, बच्चों की शिक्षा या सोने चांदी का भाव। बजट 2026 से महिलाओं को महंगाई से निजात पाने की उम्मीद है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर ज्वेलरी व्यवसायियों और ग्राहकों की भी नजरें टिकी हैं और सभी को उम्मीद है कि इस बार सरकार उपभोक्ताओं और व्यवसायियों को थोड़ी राहत देगी और संतुलित बजट पेश करेगी। सोना चांदी खरीद लेना चाहिए था। आजकल हर कोई अफसोस के साथ ये कहता सुनाई देता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोना चांदी की कीमतों में जिस तरीके का उछाल आया है, उसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। हर रोज इनके दाम ऊपर से और ऊपर होते जा रहे हैं। इसका बाजार पर व्यापक असर पड़ा है। लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि ज्वेलरी खरीदें, क्योंकि सोने चांदी के भाव में दिन ब दिन बढ़ोतरी ने पूरा बजट गड़बड़ा दिया है। बहुत ज्यादा पड़ा है, मतलब बिलीव नहीं कर सकते हैं। मैं ये इसको रखवा के गई थी 1 लाख का, अभी मैं इसको 40,000 मतलब एक्स्ट्रा मैं पेमेंट कर रही हूँ। तो अभी हमने एक कंगन खरीदा है ना, दिखा दीजिए कंगन कहाँ। वो दिल्ली में खरीदे थे, समझे ना। तो दिल्ली में खरीदे थे तो उस समय जो है सो कितना का था, 8,000 समथिंग का था। अभी कह रहे हैं 12,000 समथिंग का। गिफ्ट भी देना है तो बहुत सोचना पड़ता है। इतना बजट हम लोग के बाहर जा रहा है, बाहर की हम लोग कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो ये इतना निकलवाई हैं आप, तो इसमें से क्या सब खरीदारी हुई है? कुछ नहीं पसंद आ रही है तो हमारे बजट के बाहर हो गया। सोना चांदी की बढ़ती कीमत से जितने परेशान ग्राहक हैं, उतने ही कारोबारी भी, क्योंकि इसका असर बाकी चीजों पर भी सीधे तौर पर पड़ रहा है। पटना के ज्वेलर व्यवसायियों की माने तो बढ़ती कीमत से ग्राहकों की भीड़ खत्म हो गई है और पूंजी लगाने के बाद व्यवसायी कर्ज तले दब चुके हैं, क्योंकि वैरायटी और डिजाइनर आइटम को स्टॉक करने के बाद ही कोई ज्वेलरी खरीदते। बाजार बहुत अच्छा नहीं है सर, बहुत अच्छा नहीं है। इस गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर का पूरे हर बिजनेस पे असर पड़ेगा सर।
हर बिजनेस पे असर पड़ेगा। गोल्ड का रेट अगर अप होगा तो पेट्रोलियम भी बढ़ेगा, पेट्रोलियम बढ़ेगा, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट्स ने भी उम्मीद जताई है कि इस बार के बजट में सोना चांदी की कीमत पर थोड़ी रियायत मिलने की आशा है। हमेशा हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ये सब लोग महिला को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और सोना और चांदी जो है वो महिला से रिलेटेड है। तो हर एक मतलब अगर वो उसमें अगर रेट थोड़ा कमता है तो आप सोचिए कि हर घर में कुछ धन का ये होगा, सब लोग ही, क्योंकि हर त्योहार मतलब कुछ ना कुछ सोना या चांदी का सामान खरीदना। तो मेरी ये उम्मीद है कि आने वाले बजट में सोना चांदी के रेट में थोड़ी कमी आएगी। सबको इंतजार है 1 फरवरी का, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, क्योंकि लोगों को इस बजट से सोना चांदी के भाव में राहत देने की उम्मीद है। यहाँ पर जो वैरायटीज है उसकी कमी नहीं है, लेकिन ग्राहक जो है कीमत देखकर यहाँ से वापस लौट जाते हैं। फिर भी मोदी सरकार से उम्मीदें हैं कि आखिर इस बार 1 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है उस बजट में जो सोना चांदी की कीमत है उसमें कमी आएगी और इसके साथ साथ जो ग्राहक हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।